जय हिंद साथियों। आज 25 अगस्त 2023 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगी वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथियों, मैं वीडियो के एंड में आपसे 5 प्रश्न का टेस्ट भी लूंगा। जो भी बच्चे उस टेस्ट में 5 प्रश्न के जवाब देने वाले प्रथम विजेता होंगे उन्हें गूगल पे, फोन पे या पेटीएम पर 20 रुपीज की राशि दी जाएगी। साथियों, तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो साथियों, इसके नए अध्यक्ष बने हैं प्रकाश श्रीवास्तव। एनजीटी के नए अध्यक्ष बने हैं। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई थी 18 अक्टूबर 2010 को। साथियों, अब देखो और भी महत्वपूर्ण चेयरमैन है, जैसे कि टेबल टेनिस ऑफ इंडिया फेडरेशन की पहली महिला अध्यक्ष है मेघना अहलावत। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है साथियों? तो अनिल कुमार लाहौटी है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ। एसबीआई लाइफ के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो अमित झिगरन बने हैं। रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन बने हैं? मनोज यादव। नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? साजी केबी। भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिर्देशक कौन बने हैं? तो राकेश पाल बने हैं। साथियों याद रखना, मैं वीडियो के एंड में आपसे 5 प्रश्न करूंगा और उस जो 5 प्रश्न के जवाब देने वाले हमारे प्रथम विजेता होंगे उन्हें गूगल पे, फोन पे या पेटीएम पर 20 रुपीज की राशि दी जाएगी। साथियों आगे देखते हैं। तो अशोक लीलैंड के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं सीनू अग्रवाल। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एमडी एंड सीईओ है सुब्रमण्यम राममूर्ति। साथियों, सीबीआई के महानिदेशक कौन है? साथियों, नए चेयरमैन बने हैं प्रवीण सूद। ट्विटर के नए सीईओ है लिंडा याकारिनो। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने हैं मनोज सोनी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? रवनीत कौर। यूको बैंक के एमडी कौन है? अश्वनी कुमार हैं यूको बैंक के एमडी। साथियों, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक कौन बने हैं? अमरेंद्र प्रकाश। मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष कौन है? तो अब्दुल्ला अल मंडोस। साथियों, कौन है? अब्दुल्ला अल मंडोस। यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? साथियों, मनोज सोनी। ट्विटर के सीईओ कौन है? लिंडा याकारिनो। अब अगला प्रश्न हमारा है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो साथियों, इसका आयोजन हो रहा है दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ हो रहा है? दक्षिण अफ्रीका में। साथियों, ब्रिक्स में कितने मेंबर हैं? तो 6। साथियों, 5 मेंबर है ब्रिक्स में। बी से साथियों ब्राजील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। साथियों, ये 5 मेंबर है ब्रिक्स में। लेकिन साथियों, ब्रिक्स की स्थापना 4 देशों ने की थी, तब उसका नाम था ब्रिक। बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया और सी फॉर चाइना। साथियों, तो साउथ अफ्रीका कब शामिल हुआ ब्रिक्स में? 2010 में शामिल हुआ। साथियों, तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि ब्रिक्स की स्थापना कब हुई। साथियों याद रखना, इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा और उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब देखो साथियों, ये जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में हो रहा है, इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे और वो दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर गए हुए हैं। अब देखो साथियों, इसमें 6 नए सदस्य मिस्र, सऊदी अरब, यूएई, इथोपिया, अर्जेंटीना और ईरान भी शामिल होगा। अब साथियों देखो, साउथ अफ्रीका में यह समिट हो रहा है। साथियों, तो साउथ अफ्रीका की राजधानी क्या है? केप टाउन है, प्रिटोरिया है और ब्लूम फाउंटेन है। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट कौन है? सिरिल रामाफोसा। साउथ अफ्रीका की करेंसी क्या है? साउथ अफ्रीकन रैंड है। साथियों, साउथ अफ्रीका की करेंसी। अब देखो साथियों, 2009 में पहला ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था और ये रूस के येकतेरिन वर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था? येकतेरिन वर्ग में हुआ था। ब्रिक्स की स्थापना हुई थी। साथियों, जब ब्रिक्स की स्थापना हुई थी उस समय ब्रिक में 4 मेंबर थे। ब्रिक में साथियों कितने मेंबर थे? 4 मेंबर, ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना। तो देखो, ब्रिक की स्थापना कब हुई थी? 16 जून 2009 को। साथियों, और ब्रिक के फाउंडर कौन कौन से देश हैं? रसिया, चाइना, इंडिया, ब्राजील। साथियों, अब देखो, अब ब्राजील साथियों है तो ब्राजील के प्रेसिडेंट कौन है? लूला डा सिल्वा। ब्राजील के प्रेसिडेंट है लूला डा सिल्वा। साथियों, रसिया के प्रेसिडेंट कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन है। इंडिया के पीएम कौन है? नरेंद्र मोदी जी है। चाइना के प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। और साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट कौन है? सिरिल रामाफोसा। तो ब्रिक्स समिट कहाँ हो रहा है? साउथ अफ्रीका में हो रहा है। अब अगला प्रश्न आपका है, चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला दुनिया का चौथा देश कौन बना है?
तो दुनिया का चौथा देश बना है अपना प्यारा देश भारत साथियों। चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला चौथा देश दुनिया का बना है साथियों। अब देखो, भारत ने 23 अगस्त 2023 को अपने चंद्रयान 3 मिशन को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतारा, जिससे वह संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद ऐसा करने वाला चौथा देश बना है। यानी कि चंद्रमा पर साथियों जाने वाला प्रथम देश कौन था? संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद रूस, उसके बाद चीन और चौथा कौन बना है? अपना प्यारा देश भारत साथियों। अब देखो साथियों, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? भारत बना है। चंद्रयान 3 यूट्यूब पर दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला लाइव स्ट्रीम बन गया। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है? डॉक्टर एस उन्नीकृष्ण नायर। कौन है साथियों? याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि इनका भी बहुत बड़ा योगदान है चंद्रयान 3 मिशन में साथियों। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निर्देशक कौन है? डॉक्टर एस उन्नीकृष्ण नायर साथियों। अब देखो साथियों, देखो चंद्रयान 3 को किस केंद्र से लॉन्च किया गया था? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को शुक्रवार को। और भारतीय समय के अनुसार साथियों उस समय दोपहर के 2:35 हो रहे थे साथियों। उसी समय चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था। कहां से? केंद्रीय सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। तो आपको बताना है चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया और चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था। देखो साथियों, चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण के लिए किस प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया जाता है? क्या साथियों? तो GSLV का प्रयोग किया गया था। अब GSLV तो आपको बताना है फुल फॉर्म इसका कमेंट बॉक्स में। चंद्रयान 3 में प्रयुक्त प्रणोदन मॉड्यूल का द्रव्यमान कितना है साथियों? तो 2148 किलोग्राम है। कितना है? 2148 किलोग्राम। चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर को क्या कहा गया है? विक्रम। चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया साथियों? तो 14 जुलाई को लॉन्च किया गया चंद्रयान 3। कब लॉन्च किया गया? 14 जुलाई को। किस तारीख को लैंडर को प्रोपल्सन मॉड्यूल से सफलतापूर्वक अलग किया गया था? 17 अगस्त को साथियों। देखो, चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान से दूसरा डीबूस्टिंग पैतरेबाजी कब की? तो 19 अगस्त को साथियों। देखो, इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में साथियों स्थित है। देखो, चंद्रयान 3 मिशन के निर्देशक कौन है? ऋतु करिधकल है। चंद्रयान 3 का कुल वजन कितना है? 3900 किलोग्राम। मिशन चंद्रयान 3 की कुल लागत कितनी है? तो 600 करोड़ है साथियों। मिशन चंद्रयान 3 की कुल लागत। साथियों अगर फिर से देखते हैं चंद्रयान 3 के इंपोर्टेंट टॉपिक को साथियों, तो देखो हमारा प्रश्न क्या बनता है साथियों? तो श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई 2023 को शुक्रवार को भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:35 में साथियों चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण में किस प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया गया था? तो GSLV का साथियों प्रयोग किया गया था। चंद्रयान 3 में प्रयुक्त प्रणोदन मॉड्यूल का द्रव्यमान कितना है? तो 2148 किलोग्राम। चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर को क्या कहा जाता है साथियों? तो विक्रम कहा जाता है। चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? तो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया साथियों। किस तारीख को लैंडर को प्रोपल्सन मॉड्यूल से सफलतापूर्वक अलग किया गया था? 17 जुलाई को। चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान ने दूसरा डीबूस्टिंग पैतरेबाजी कब की थी? 19 अगस्त को साथियों। इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है साथियों। चंद्रयान 3 मिशन के निर्देशक कौन है? ऋतु करिधल। चंद्रयान 3 का कुल वजन कितना है? 3900 किलोग्राम। और मिशन चंद्रयान 3 की कुल लागत कितनी है? 600 करोड़ है साथियों इसकी लागत। देखो साथियों, चंद्रमा का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है सेलेनोलॉजी। चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं। यह चंद्रमा का पिछला भाग है जो अंधकार में है। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर स्थित है लिग्निटीज पर्वत, जो चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है। यह पृथ्वी की एक परिक्रमा कौन? चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरी करती है और इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक घूर्णन भी करती है साथियों। यही कारण है कि चंद्रमा का पृथ्वी से हमेशा एक भाग ही दिखाई देता है। पृथ्वी से चंद्रमा का 57% हिस्सा दिखता है। इसे जीवाश्म ग्रह के नाम से जानते हैं। यहाँ वायुमंडल नहीं है। और साथियों चंद्रमा का गुरुत्वीय क्षेत्र जो आपका है ये पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र का कितना है? 1/6 भाग है साथियों। अगला प्रश्न आपका है, श्रेथा थाविसीन किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो थाईलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं श्रेथा थाविसीन। अब थाईलैंड के बने हैं तो थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। और थाईलैंड की करेंसी क्या है?
थाई बहत साथियों, क्या है तो थाई बहत। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य के तट पर तेजस विमान हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया? सही करें ना, सफल परीक्षण किया है साथियों। तो गोवा के तट से साथियों तेजस विमान हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। अब गोवा से साथियों किया गया है, तो गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। गोवा के गवर्नर कौन है? पीएस श्रीधरन पिल्लई। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। गोवा में राज्यसभा 1 है और लोकसभा 2 है। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया गया, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा क्या हुआ था? तो पुर्तगाल से आजाद हुआ था। गोवा पुर्तगाल से आजाद कब हुआ? 1961 को। गोवा स्थापना दिवस कब मनाया गया? 30 मई, क्योंकि 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। साथियों, बोंडला वन्यजीव अभयारण्य गोवा में स्थित है। भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य गोवा में है। मांदी वन्यजीव अभयारण्य गोवा में है। नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य गोवा में है। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान का हेडक्वार्टर पणजी में है। सबसे बड़ा गिरजाघर का नाम क्या है? सेंट कैथेड्रल, यानी कि इस भारत का सबसे बड़ा चर्च का नाम क्या है? सेंट कैथेड्रल चर्च, जो गोवा में है। दाबोली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? दाबोली में ही है, जो गोवा में है। दूध सागर झरना मांडोवी नदी पर बना है। गोवा की जीवन रेखा मांडोवी नदी को कहते हैं, और गोवा की सीमा कर्नाटक और महाराष्ट्र से लगती है। गोवा की सीमा साथियों। अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य ने अपना पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल की शुरुआत की है? तो केरल ने साथियों अपना पहला एआई इंटेलिजेंस स्कूल की शुरुआत की है। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साथियों। और कहाँ किया है? तो तिरुवनंतपुरम के संतगिरी विद्या भवन में साथियों यह स्थित है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल साथियों। अब केरल में किया गया है, तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। केरल में राज्यसभा 9 है और लोकसभा 20 है। पाराम्बिकुलम नेशनल पार्क कहाँ है? केरल में साथियों। साथियों, केरल में पेरियार नेशनल पार्क भी है। और साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है? तो केरल में है साथियों। अगला प्रश्न आपका है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने कब आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? साथियों, सबसे पहले देखो इसरो की स्थापना जो हुई है वो कब हुई है? तो 1969 में इसरो की स्थापना हुई है। कब? तो 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना हुई है। साथियों, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में है। और इसरो के चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथन है। कौन है? एस सोमनाथन। और साथियों, इसरो ने आदित्य L1 को सितंबर 2023 में लॉन्च करने की घोषणा की है। अब साथियों, आदित्य L1 है क्या? तो आदित्य L1 का उद्देश्य है केवल सौर कोरोना का निरीक्षण करना साथियों। अब देखो साथियों, इससे पहले भारत ने एक और मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम था सूर्य के अध्ययन के लिए एस्ट्रोसैट साथियों। एस्ट्रोसैट को सितंबर 2015 में श्रीहरिकोटा से PSLV C30 द्वारा लॉन्च किया गया था। और यह भारत का दूसरा सूर्य मिशन है आदित्य L1, जो सौर कोरोना का निरीक्षण करेगा साथियों। अब देखो साथियों, सूर्य के बारे में जानते हैं। सूर्य का व्यास लगभग 13.9 लाख किलोमीटर है। इसकी वर्तमान आयु जो है वो कितना है? 4.7 अरब वर्ष। सूर्य में द्रव्यमान जो साथियों है वो कितना है? तो द्रव्यमान साथियों 70.6% द्रव्यमान में साथियों क्या है? हाइड्रोजन है। लगभग 71% हाइड्रोजन है। और साथियों 26.5% साथियों क्या है? हीलियम है। क्या है? हीलियम। साथियों, मैंने आपको 2 स्रोत बताए हैं आपके। एक बताया मैंने 17.6% हाइड्रोजन है और 27.4% क्या है साथियों? हीलियम है। और दूसरा मैंने स्रोत बताया 71% क्या है? हाइड्रोजन और 26.5% क्या है? हीलियम है साथियों। साथियों, हाइड्रोजन को ही बोलते हैं भविष्य का ईंधन। साथियों, इसका प्रकाश पृथ्वी पर आने में लगभग 8 मिनट 16.6 सेकंड लगता है। और यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब घूमता है। कौन? तो सूर्य साथियों। देखो, इसका कोई अपना चंद्रमा नहीं है तथा सूर्य पर किसी छल्ले का भी कोई विद्यमानता नहीं है। देखो साथियों, हैंस बेथ के अनुसार 10⁷ डिग्री सेल्सियस ताप पर सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। अर्थात
सूर्य के केंद्र में नाभिकीय संलयन होता है जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। मैंने क्या बोला? हेंस बेथ एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं के अनुसार 10⁻7 डिग्री सेल्सियस ताप पर सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन मिलकर क्या करते हैं? एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं, अर्थात सूर्य के केंद्र में नाभिकीय संलयन होता है और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। साथियों देखो, सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला भाग सूर्यक्रीट कहते हैं और यह सूर्य का बाहरी परत है तथा एक्सरे उत्सर्जित करता है। पूछेगा सूर्य का कौन सा भाग एक्सरे उत्सर्जित करता है, तो क्या बोलोगे आप? सूर्यक्रीट। साथियों देखो, सूर्यक्रीट को सूर्य का मुकुट भी कहते हैं। सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय क्या है? 10⁻11 वर्ष। साथियों देखो, सूर्य में जो धब्बा होता है ना, उस धब्बे का तापमान जो है वो 1500 डिग्री सेल्सियस से कम होता है तथा यह धब्बा एक पूरा चक्कर लगाने में 22 वर्ष लगाता है। साथियों पहले 11 वर्ष यह धब्बा क्या होता है? बढ़ता है, फिर 11 वर्ष क्या होता है? घटता है। साथियों और जब सूर्य की सतह का धब्बा दिखाई देता है तो उस पर क्या होता है? तो उस कारण साथियों क्या होता है? पृथ्वी पर मैग्नेटिक स्ट्रोम्स उत्पन्न होता है, जिस कारण से चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है और रेडियो, टेलीविजन, बिजली और चलती मशीन इत्यादि में गड़बड़ी उत्पन्न होती है। साथियों अगर आपसे पूछे कि रेडियो, टेलीविजन, बिजली, चलती मशीन इत्यादि में गड़बड़ी क्यों होती है, तो क्या बोलोगे आप? कि सूर्य के धब्बे साथियों पहले 11 वर्ष क्या होता है? बढ़ता है, फिर 11 वर्ष घटता है। जब सूर्य की सतह पर धब्बा दिखाई देता है तो उस कारण से क्या होता है साथियों? उस समय क्या होता है? तो पृथ्वी पर मैग्नेटिक स्ट्रोम्स अर्थात चुंबकीय तूफान उत्पन्न होता है, जिस कारण से चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है और साथियों ये गड़बड़ी होता है। अब साथियों देखो, अगला प्रश्न हमारा है 69वां राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो साथियों सरदार उधम ने जीता है। 69वां राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? सरदार उधम। साथियों देखो साथियों, द कश्मीर फाइल्स ने नरगिस दत्त पुरस्कार जीता है। आलिया भट्ट और कृति सेनन ने गंगूभाई काठियावाड़ी और मिम्मी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। पुष्पा द राइज पार्ट 1 के लिए अल्लू अर्जुन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। साथियों अगर मैं आपसे पूछ दूं कि 69वां राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है, तो आलिया भट्ट ने जीता है और कृति सेनन ने भी जीता है। आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी के लिए और कृति सेन मिम्मी के लिए। साथियों और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक या सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है, तो साथियों अल्लू अर्जुन ने जीता है, जो पुष्पा द राइज साथियों पार्ट 1 के लिए जीता है। और सर्वश्रेष्ठ नॉन फिल्म फीचर फिल्म कौन सी साथियों है, तो एक था गांव को। साथियों सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म पुरस्कार दिया गया है एक था गांव फिल्म को। तो साथियों ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था। पहला था आपका नाथपा झाकड़ी परियोजना भारत के किस राज्य में है, तो हिमाचल प्रदेश में है। दूसरा मैंने किया था कि भारत की रोटी की कटोरी के नाम से किस राज्य को जानते हैं, तो पंजाब को जानते हैं भारत की रोटी की कटोरी। साथियों और मैंने आखिरी प्रश्न किया था कि किसे यूके संसद द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो मायरा ग्रोवर को। साथियों किसे? मायरा ग्रोवर को। अब साथियों देखो, मैंने जैसे बोला था कि आपसे वीडियो के एंड में मैं 5 प्रश्न का टेस्ट लूंगा और जो भी बच्चे उस 5 प्रश्न का सही जवाब सबसे पहले देंगे उन्हें गूगल पे, फोन पे या पेटीएम पर 20 रुपए की राशि दी जाएगी। और साथियों आपके स्क्रीन पे ये 5 प्रश्न है। देखो पहला प्रश्न हमारा है नरगिस दत्त पुरस्कार आपको हवाई किस फिल्म ने जीता है। साथियों तो नरगिस दत्त पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है। दूसरा आपका है किस राज्य ने अपना पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत की है। साथियों किस राज्य ने अपना पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल की शुरुआत की है। तीसरा प्रश्न आपका है दावोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है। चौथा है गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। पांचवा है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निर्देशक कौन है। इस 5 प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। साथियों ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। साथियों जो विजेता होंगे वो मुझे इस नंबर पे अपना साथियों नेम मैसेज करेंगे और जो विजेता होंगे साथियों उन्हें गूगल पे, फोन पे या पेटीएम पर 20 रुपीज की राशि दी जाएगी। तो ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।